Hello everyone, this is Vedanshi Agarwal. This video is part 2 of our general anatomy series. So without any delay, let's start. Epiphysis and its types. Epiphysis होता क्या है? Epiphysis is the ये end of bone, ठीक है, और ये कहाँ से ऑसिफाई करते हैं? सेकेंडरी सेंटर से ऑसिफाई करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रखा है, एक नंबर ऑफ एपिफाइसिस और एक फंक्शन ऑफ एपिफाइसिस. ठीक है, नंबर के बेसिस पे इट इज डिवाइडेड इनटू सिंपल एंड कंपाउंड. नंबर के बेसिस पे दो डिविजन्स है, सिंपल और कंपाउंड. ठीक है, और फंक्शन के बेसिस पे 5 डिविजन्स है: प्रेशर एपिफाइसिस, ट्रैक्शन एपिफाइसिस, एटाविस्टिक एपिफाइसिस, एबेरेंट और कंपाउंड. कंपाउंड वाला दोनों में सिमिलर है. ठीक है, नंबर ऑफ एपिफाइसिस. सिंपल एपिफाइसिस वो होते हैं जिनमें बहुत सारे एपिफाइसिस से एंड जो है वो डेवलप होता है, और वो सारे एपिफाइसिस इंडिपेंडेंटली डायफाइसिस या शाफ्ट के साथ फ्यूज करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल इसका फीमर है. एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स डेवलप फ्रॉम मेनी एपिफाइसिस फ्यूज इंडिपेंडेंटली विद द शाफ्ट. ओके, कंपाउंड एपिफाइसिस होता है बहुत सारे एपिफाइसिस से अभी भी एंड बन रहा है, लेकिन वो पहले ज्वाइन करके एक सिंगल एपिफाइसिस बनाते हैं और वो एपिफाइसिस फिर फ्यूज करता है शाफ्ट के साथ. ठीक है, तो एंड्स ऑफ मेनी बोन्स डेवलप फ्रॉम मेनी सेंटर्स. ठीक है, एंड्स ऑफ बोन्स डेवलप फ्रॉम मेनी सेंटर्स यूनाइट टू फॉर्म सिंगल एपिफाइसिस विच देन फ्यूजेस विद द शाफ्ट. ठीक है, तो सिंपल में क्या हुआ था, वो सारे अलग अलग एपिफाइसिस शाफ्ट के साथ सेपरेटली फ्यूज कर रहे थे इंडिपेंडेंटली, लेकिन कंपाउंड में वो सारे एपिफाइसिस पहले खुद साथ में फ्यूज होंगे, एक सिंगल एपिफाइसिस बनाएंगे, फिर वो सिंगल एपिफाइसिस फ्यूज करेगा शाफ्ट के साथ. इसका एग्जाम्पल है ह्यूमरस. ठीक है, अब फंक्शन के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहली है प्रेशर एपिफाइसिस. प्रेशर एपिफाइसिस आर्टिकुलर होता है और वेट ट्रांसमिशन का फंक्शन करता है. प्रेशर एपिफाइसिस जैसे ये जो डायग्राम है ये किसका है? हेड ऑफ फीमर का डायग्राम है. तो इसमें जो एक्चुअल में हेड ऑफ फीमर है, ये अपर एंड ऑफ फीमर का डायग्राम है पूरा, और इसमें ये जो हेड ऑफ फीमर है दिस इज आर एक्चुअल प्रेशर एपिफाइसिस, क्योंकि ये जॉइंट बनाएगा और वो जॉइंट वेट ट्रांसमिशन करवा रहा है. ठीक है, जो बॉडी का एक्सिस है, ट्रंक है, वहां से वेट ट्रांसमिट करवा रहा है लोअर लिम्स में. ठीक है, सो दिस इज प्रेशर एपिफाइसिस. ट्रैक्शन एपिफाइसिस वेट ट्रांसमिशन नहीं करवाता, नो ट्रांसमिशन ऑफ वेट. ठीक है, और ये नॉन आर्टिकुलर होता है, यानी कि यहाँ पे कोई जॉइंट भी नहीं बनता. अटैचमेंट ऑफ वन और मोर टेंडेंस विच एक्सर्ट ट्रैक्शन ऑन द एपिफाइसिस. यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं बन रहा, ना ही ये वेट ट्रांसमिशन करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे टेंडेंस अटैच होते हैं, एक या एक से ज्यादा मसल्स के टेंडेंस अटैच होते हैं विच एक्सर्ट द ट्रैक्शन ऑन एपिफाइसिस. ठीक है, एंड दे ऑसिफाई लेटर देन द प्रेशर एपिफाइसिस. इसके एग्जाम्पल्स हैं ट्रोकैंटर्स ऑफ फीमर्स, ट्यूबरकल्स ऑफ ह्यूमरस. तो ये जो डायग्राम में दो दिख रहे हैं, दीज आर द ट्रोकैंटर्स ऑफ फीमर. ओके, एटाविस्टिक एपिफाइसिस ये फाइलोजेनेटिकली तो एक इंडिपेंडेंट बोन है, लेकिन ये फ्यूज कर जाती है अनदर बोन के साथ, जिसको हम होस्ट बोन भी बोल देते हैं कभी कभी. ठीक है, और ये अपना सारा न्यूट्रिशन उस होस्ट बोन से लेती है. इसके एग्जाम्पल में ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो याद करना ही करना है. ठीक है, पता नहीं कैसा स्टार बना है. कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला. कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश. ये फिलअप बहुत बार आता है यूनिवर्सिटी में, तो ये एक बार ध्यान रखना. ठीक है, कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एटाविस्टिक एपिफाइसिस का एग्जाम्पल है. और एक ओस्ट्राइगोनम एक्स्ट्रा है, याद नहीं रहता. एबेरेंट एपिफाइसिस. एबेरेंट एपिफाइसिस इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट. एबेरेंट का मतलब ही है ना, एबेरेंट मतलब कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है ना, तो इट इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट. कभी कभी हो सकता है प्रेजेंट, कुछ ह्यूमंस में प्रेजेंट हो सकता है. तो एग्जाम्पल क्या है इसका? एपिफाइसिस एट द हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल. मेटाकार्पल, कार्पल पता है ना, बोन्स में रेस्ट बोन जो होती हैं उनको कार्पल्स कहते हैं, और जो फिर ये वाली जो बोन्स होती हैं इनको मेटाकार्पल्स कहते हैं. देन यहाँ पे फिंगर्स में फैलेंजेस होते हैं, है ना. तो फर्स्ट मेटाकार्पल यानी कि ये वाला मेटाकार्पल है, इसके हेड पे जो एपिफाइसिस है इट इज एबेरेंट एपिफाइसिस. ठीक है, एंड द बेसिस ऑफ अदर मेटाकार्पल्स. फर्स्ट मेटाकार्पल का हेड और बाकी मेटाकार्पल्स के बेसिस. ठीक है, कंपाउंड एपिफाइसिस वही सेम जो उसमें था कि 2-3 स्मॉल एपिफाइसिस होते हैं, फिर वो फ्यूज करके एक सिंगल एपिफाइसिस बनाते हैं, और वो सिंगल एपिफाइसिस फिर जाके फ्यूज करते हैं शाफ्ट के साथ. सिमिलर इवेंट्स ऑल्सो अकर एट लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस और अपर एंड ऑफ ह्यूमरस. ठीक है, ये तो हो गया. नाउ मेटाफाइसिस क्या होता है? हमने एपिफाइसिस देख लिया, हम अब मेटाफाइसिस. तो मेटाफाइसिस इज
इस बोन में अगर हम देखेंगे तो ये वाला पोर्शन, यहाँ पे एक प्लेट होती है विच इज मेटाफाइसिस, और ये एडल्ट बोन में नहीं दिखेगा, ठीक है। एपिफाइसियल एंड ऑफ डायाफाइसिस, जोन ऑफ एक्टिव ग्रोथ, यहाँ पे एक्टिव ग्रोथ होती है, एडल्ट में नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि एडल्ट में बोन मैक्सिमम ग्रोथ पे पहुंच चुका है, तो वहां पे मेटाफाइसिस का कोई काम नहीं है, तो वो गायब हो जाता है। ओके, इट मे बी इंट्रा कैप्सुलर और एक्स्ट्रा कैप्सुलर, ठीक है। इंट्रा कैप्सुलर मेटाफाइसिस का मतलब है जो कि जॉइंट की जो कैप्सूल है, ठीक है, उसके अंदर प्रेजेंट है, यानी वो कैप्सूल इज कवरिंग मेटाफाइसिस। तो इसका एग्जांपल है बोथ एंड्स ऑफ ह्यूमरस, और एक्स्ट्रा कैप्सुलर का एग्जांपल है अपर एंड लोअर एंड्स ऑफ रेडियस एंड टिबिया। ओके, बिफोर एपिफाइसल फ्यूजन, मेटाफाइसिस इज रिचली सप्लाइड बाय एंड आर्टरीज फॉर्मिंग हेयरपिन बेंड्स, कॉमन साइट ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस। मेटाफाइसिस पे होता क्या है, एंड आर्टरीज, एंड आर्टरीज वो होती है जिनका कहीं और कोई एनास्टोमोसिस नहीं होता, ठीक है। तो एंड आर्टरीज का एक प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर वहां पे मान लो उस आर्टरी की ब्लड सप्लाई कहीं पे रुक गई, कहीं पे ब्लॉकेज हो गया, थ्रोम्बोसिस हो गया, कुछ भी हो गया, तो कोई और कनेक्शन नहीं है हमारे पास कि हम उस एरिया को ब्लड सप्लाई दे सकें, ठीक है। जो कनेक्शंस होते हैं वेसल्स के बीच में उनको हम बोलते हैं एनास्टोमोसिस, ये हम आगे देखेंगे। तो मेटाफाइसिस जो है वहां पे एंड आर्टरीज होती है जो कि हेयर पिन बेंड्स बनाती है, ठीक है, और देयरफॉर इट इज कॉमन साइट ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस। हेयर पिन बेंड्स होंगे तो वहां पे ऑस्टियोमाइलिटिस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, डायाफाइसिस क्या होता है? डायाफाइसिस तो हमको पता ही है, जैसे डायग्राम था, तो ये जो बीच की पूरी शाफ्ट है, दिस इज डायाफाइसिस। elongated shaft of a long bone ossifies from primary center। एपिफाइसिस किससे ऑसिफाई करते हैं? सेकेंडरी सेंटर से, और डायाफाइसिस किससे ऑसिफाई करेगा? प्राइमरी सेंटर से, ठीक है। इसकी ब्लड सप्लाई न्यूट्रिएंट आर्टरी से आती है। किसी भी बोन की एक मेन न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है जो कि पूरे डायाफाइसिस को ब्लड सप्लाई देती है, ठीक है। सुपरफिशियल एंड डीप फेशिया क्या होते हैं? सुपरफिशियल फेशिया इज द जनरल कोटिंग ऑफ द बॉडी बीनीथ द स्किन। स्किन के नीचे एक सुपरफिशियल फेशिया होता है और एक डीप फेशिया होता है। सुपरफिशियल फेशिया स्किन के नीचे पहले सुपरफिशियल फेशिया मिलेगा, फिर उसके नीचे डीप फेशिया मिलेगा। तो यही लिखा हुआ है, जनरल कोटिंग ऑफ द बॉडी बीनीथ द स्किन मेड ऑफ लूज एरियोलर टिश्यू विद वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। सुपरफिशियल फेशिया में फैट कहीं पे कम होता है, कहीं पे बहुत ज्यादा होता है। मेजॉरिटी जो बॉडी का फैट है वो सुपरफिशियल फेशिया में ही स्टोर्ड होता है। डीप फेशिया टफ इनइलास्टिक फाइब्रस टिश्यू है विच इन्वेस्ट द बॉडी बीनीथ द सुपरफिशियल फेशिया। बीनीथ द सुपरफिशियल फेशिया, वही, इट इज डिवॉइड ऑफ फैट, यहाँ पे फैट नहीं होता। तो बॉडी में मोस्टली जो बॉडी का पूरा फैट है वो सुपरफिशियल फेशिया में ही स्टोर होता है, ठीक है। अब बॉडी में हर जगह इक्वल अमाउंट ऑफ फैट तो है नहीं, तो इसलिए ये लिखा हुआ था विद वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ठीक है। Primary and secondary ossification centers. Ossification center are points where laying down of lamellae starts by the osteoblasts situated on the newly formed capillary loops. कुछ कैपिलरी लूप्स बनते हैं, ये ना डेवलपमेंट के टाइम की बातें होती हैं। हमारे बॉडी में कहीं कहीं पे कैपिलरी लूप्स बनेंगे, कैपिलरीज होती है ना, तो उनके लूप्स टाइप बन जाएंगे, और उनके ऊपर, ठीक है, ये कैपिलरी लूप्स बने, इनके ऊपर एक ऑसिफिकेशन सेंटर डेवलप होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑसिफिकेशन सेंटर डेवलप हो जाएगा। तो ये बोला हुआ है कि दे आर द पॉइंट्स वेयर लेइंग डाउन ऑफ लैमेले स्टार्ट्स बाय द ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं? बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, वो बोन का डेवलपमेंट करेंगी। प्राइमरी सेंटर और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर दो टाइप के होते हैं। प्राइमरी वाले दे अपीयर बिफोर बर्थ, ठीक है, और सेकेंडरी अपीयर आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग चाइल्डहुड। एक्सेप्शन क्या है सेकेंडरी ऑसिफिकेशन का? सेकेंडरी ऑसिफिकेशन जनरली कहाँ से? आफ्टर बर्थ डेवलप होंगे और ड्यूरिंग चाइल्डहुड डेवलप हो जाते हैं। जैसे एपिफाइसिस सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर से बनता है, डायाफाइसिस प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर से बनता है। लेकिन एक्सेप्शंस हैं इसके दो, लोअर एंड ऑफ फीमर और अपर एंड ऑफ टिबिया। ये 9th मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में डेवलप हो जाते हैं, बिफोर बर्थ डेवलप हो गए। हालांकि 9th मंथ में हुआ है लेकिन बिफोर बर्थ तो हो गए। तो हमारा ये जो रूल है ये इन पे फॉलो नहीं होता, ठीक है, दैट इट अपीयर्स आफ्टर बर्थ नहीं। लोअर एंड ऑफ फीमर में और अपर एंड ऑफ टिबिया में द ऑसिफिकेशन सेंटर, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर इज अपीयरिंग बिफोर बर्थ इन द 9th मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। लॉज ऑफ ऑसिफिकेशन, तो प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो है वो पूरे बोन में एक ही होता है और वो बिफोर बर्थ अपीयर हो जाएगा। इसके भी एक्सेप्शंस है। एक तो कार्पल बोन ऑसिफिकेशन, वो आफ्टर बर्थ अकर होती है,
कार्पल यानी ये रिस्ट बोन, ठीक है, रिस्ट बोन की जो ऑसिफिकेशन है वो आफ्टर बर्थ अकर होगी। और ये जो बोला था कि प्राइमरी सेंटर एक ही होता है एक बोन में, इसका एक्सेप्शन है क्लैविकल, जो कॉलर बोन होती है क्लैविकल, उसमें 2 प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन कैन बी 1 और मोर एंड अपीयर आफ्टर बर्थ। सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन एक से ज्यादा हो सकते हैं। हमने देखा था कि एपिफाइसिस जो है वो कहाँ से डेवलप हो रहे थे, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से डेवलप हो रहे थे। और एक बोन में 2 एंड्स होते हैं तो 2 एपिफाइसिस होते हैं, यानी 2 तो हम देख ही लेते हैं मोस्टली बोन्स में सेकेंडरी सेंटर्स। एंड इट अपीयर्स आफ्टर बर्थ, ठीक है। बट इसका एक्सेप्शन अभी हमने यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे भी सेम एक्सेप्शंस है, लोअर एंड ऑफ फीमर एंड अपर एंड ऑफ टिबिया, जो 9th मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में डेवलप हो जाते हैं, बिफोर बर्थ डेवलप हो जाते हैं। द सेंटर्स दैट अपीयर फर्स्ट फ्यूज लास्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि जो सेंटर पहले अपीयर होगा वो लास्ट में फ्यूज करेगा, यानी जिस बोन की फॉर्मेशन पहले स्टार्ट होगी उसकी बोन फॉर्मेशन कंप्लीट कब होगी, एंड में कंप्लीट होगी। ये कंपैरेटिव है कि नहीं, 2 बोन्स की बात करते हैं, मान लो एक की स्टार्ट होगी फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में, दूसरे की स्टार्ट हुई है सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ में सपोज। तो जिसकी फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में बोन फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी वो खत्म होगी सपोज 17th ईयर ऑफ लाइफ में, ठीक है। लेकिन जिसकी सेकेंड ईयर में स्टार्ट हुई बोन फॉर्मेशन वो खत्म हो जाएगी 15th ईयर में, यानी वो जल्दी खत्म होगी। लेट स्टार्ट हुई और जल्दी खत्म हो गई, ठीक है। दिस रूल इज इम्पोर्टेंट, लेकिन इसका एक्सेप्शन है लोअर एंड ऑफ फिबुला। लोअर एंड ऑफ फिबुला क्या होता है कि सेकेंडरी सेंटर ऑफ अपर एंड से पहले अपीयर करता है और उससे पहले ही फ्यूज भी कर जाता है, ठीक है। लोअर एंड ऑफ फिबुला का सेकेंडरी सेंटर जो है अगर वो पहले अपीयर हुआ था तो बाय रूल तो ये था कि उसको फ्यूज बाद में होना चाहिए था, लेकिन वो पहले ही फ्यूज हो जाता है, ठीक है, आया समझ। इसके बाद है द सेकेंडरी सेंटर्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल एपिफाइसिस व्हिच इन टर्न फ्यूजेस विद द डायफाइसिस। मतलब सेकेंडरी सेंटर्स जो हैं वो पहले सिंगल एपिफाइसिस बनेंगे। ये कौन सा वाला एपिफाइसिस था, सिंपल और कंपाउंड में से? ये था कंपाउंड एपिफाइसिस, ठीक है, फ्यूजेस विद द डायफाइसिस। इसका एक्सेप्शन अपर एंड ऑफ फीमर, हमने वहां भी पढ़ा था कि सिंपल एपिफाइसिस का एग्जाम्पल था फीमर, और फीमर में क्या हो रहा था, इंडिपेंडेंटली सारे एपिफाइसिस फ्यूज कर रहे थे विद द शाफ्ट या डायफाइसिस। यहाँ पे भी वही बोला है। और अगर इसमें एक क्वेश्चन कोई बना दे नंबर ऑफ एपिफाइसिस वाले पोर्शन से कि विच काइंड ऑफ एपिफाइसिस इज मोर कॉमन, सिंपल या कंपाउंड, तो आंसर क्या होगा, कंपाउंड एपिफाइसिस, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन में ही कंपाउंड एपिफाइसिस दिया हुआ है that 2 centers they fuse together to form a single epiphysis which then fuses with the shaft, ठीक है। The direction of nutrient artery is opposite to the direction of growing end of bone। ये जो लॉ है इसका मतलब है कि बोन की ग्रोथ होती है, ठीक है। अब इस बोन की ग्रोथ होनी है, ठीक है। अब ये या तो इस एंड से ग्रो करेगा, इस साइड, ठीक है, हमने मान लिया कि इस एंड से इस साइड ग्रो कर रहा है। और न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है ना वो एक आर्टरी होती है, ठीक है, जो कि पियर्स करती है कहीं पे, किसी भी पॉइंट पे, जनरली सेंटर में कहीं पे वो बोन में आ रही होती है, बोन के अंदर जाती है तो वो पियर्स कर रही है बाहर से बोन को, राइट। अब वो किस डायरेक्शन में जाएगी, अब इसके पास 2 डायरेक्शन था ना, या तो वो इधर जाए या फिर वो इधर जाए। तो ये लॉ है कि अगर बोन ग्रोथ इस साइड हो रही है तो फिर न्यूट्रिएंट आर्टरी, अगर बोन ग्रोथ इस साइड हो रही है तो फिर न्यूट्रिएंट आर्टरी इस साइड ग्रो करेगी बोन के अंदर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द लॉ इज स्टेटिंग, दैट द डायरेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट आर्टरी इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रोइंग एंड ऑफ बोन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एपोन्यूरोसिस एंड राफे। एपोन्यूरोसिस और राफे काइंड ऑफ आपके डीप फेशिया के मॉडिफिकेशंस ही हैं। एपोन्यूरोसिस एक फ्लैटन टेंडन की तरह होता है और राफे क्या होता है, लीनियर फाइब्रस बैंड्स होते हैं जो कि इंटरडिजिटेशन बनाते हैं ऑफ द टेंडिनस एंड एपोन्यूरोटिक एंड्स ऑफ द मसल्स। 2 मसल्स हैं, ठीक है, ये एक मसल के टेंडिनस या एपोन्यूरोटिक एंड्स हैं और ये दूसरी मसल के एंड्स हैं, ठीक है। अब ये दोनों जब इंटरडिजिटेट कर जाते हैं ताकि वो दोनों मसल्स उस जगह फिक्स हो जाए, तो ये जो बीच में लाइन बनी, ये इंटरडिजिटेशन वाली ये जो बीच में लाइन बनती है, इसको हम बोलते हैं राफे, ठीक है। स्ट्रेचेबल अनलाइक लिगामेंट, ये स्ट्रेचेबल होता है। लिगामेंट इज नॉट स्ट्रेचेबल, राफे इज स्ट्रेचेबल,
ठीक है। एमिशरी वेन्स क्या होती है? एमिशरी वेन्स हमारे स्कैल्प में प्रेजेंट होती है और ये वॉल्वलेस वेन्स है। वेन्स में आपने नीट में भी पढ़ा होगा, जनरली वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एमिशरी वेन्स दीज आर वॉल्वलेस वेन्स, ठीक है, विच कनेक्ट द सुपरफिशियल वेन्स ऑफ स्कैल्प विद द डीपर वेन। सिनर्जिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ये क्या होता है? सिनर्जिस्ट का मतलब साथ में काम करना, एंटागोनिस्ट मतलब ऑपोजिट काम करना। सिनर्जिस्ट होते हैं 2 or more मसल्स विच कॉज द सेम मूवमेंट, और एंटागोनिस्ट होते हैं ओपोज एगोनिस्ट बाय एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन बट कंट्रोल द मूवमेंट बाय एगोनिस्ट बाय एक्टिव कंट्रोल्ड रिलैक्सेशन। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी अगर एंटागोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एगोनिस्ट का काम ओपोज कर रहा है, लेकिन अगर एंटागोनिस्ट रिलैक्स कर रहा है तो वो एगोनिस्ट के काम को प्रमोट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम बाइसेप और ट्राइसेप देखते हैं, ठीक है, ये दोनों वैसे एंटागोनिस्ट मसल्स हैं। तो अगर बाइसेप हम चाहते हैं कि फ्लेक्शन हो, तो हम क्या चाहेंगे कि बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है, लेकिन अगर ट्राइसेप भी एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करने लग गया तो क्या फ्लेक्शन हो पाएगा? नहीं ना, क्योंकि बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब तो इधर जाएगा, लेकिन अगर ट्राइसेप ने भी बोला कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो फिर ये बोन को इधर लेगा, है ना, तो फ्लेक्शन नहीं हो पा रहा हमारा। लेकिन अगर ट्राइसेप रिलैक्स कर जाए, लेकिन अगर ट्राइसेप रिलैक्स ही रहे या रिलैक्स करे तो ये मूवमेंट पॉसिबल है। अगर ये रिलैक्सेशन करवा रहा है तब तो ये एगोनिस्ट के काम को सपोर्ट कर रहा है, अगर ये कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है तो ये एगोनिस्ट के काम को ओपोज कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ओपोज एगोनिस्ट बाय एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन बट कंट्रोल मूवमेंट बाय एगोनिस्ट बाय रिलैक्सेशन, ठीक है। शंट एंड स्पर्ट मसल्स क्या होती हैं? शंट मसल्स होती हैं जिनका ओरिजिन क्लोज टू जॉइंट होता है एंड इंसर्शन अवे फ्रॉम जॉइंट होता है। ओरिजिन और इंसर्शन 2 पार्ट्स होते हैं, किसी भी मसल के 2 एंड्स होते हैं, एक ओरिजिन एक इंसर्शन। जनरली जो मूवमेंट है उसमें ओरिजिन फिक्स्ड रहता है और इंसर्शन मूव करता है, ठीक है। तो शंट मसल्स में ओरिजिन इज क्लोज टू जॉइंट एंड इंसर्शन इज अवे। स्पर्ट मसल में ओरिजिन इज अवे फ्रॉम जॉइंट एंड इंसर्शन इज क्लोज, ठीक है। कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स मोर अलोंग द मूविंग बोन और स्पर्ट मसल में अक्रॉस द मूविंग बोन, ठीक है। सेस्मोइड बोन क्या होता है? सेस्मोइड बोन होती है बहुत छोटी सीड लाइक होती है, तो बोनी नोड्यूल्स एम्बेडेड इन द टेंडन्स और जॉइंट कैप्स। एग्जाम्पल है पटेला। पटेला नी, ये जो नी जॉइंट है यहाँ पे प्रेजेंट होती है ये छोटी सी बोन पटेला, ठीक है, एंड दिस इज द लार्जेस्ट सेस्मोइड बोन, ठीक है। और सेकेंड एग्जाम्पल है पिसीफॉर्म बोन। पिसीफॉर्म बोन हमारे कार्पल्स में देखने को मिलती है। कार्पल्स का एक निमोनिक भी होता है ना, शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, तो उसमें जो प्रिटी वाला पी है इट स्टैंड्स फॉर पिसीफॉर्म बोन एंड पिसीफॉर्म बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्मोइड बोन, ठीक है। सिस्मोइड बोन्स के कुछ खास फीचर्स होते हैं दैट दे हैव नो पेरिओस्टियम, नो हेवर्शन सिस्टम एंड दे ऑसिफाई आफ्टर बर्थ, ठीक है, ये याद रख लेना, सिस्मोइड बोन आता है यूनिवर्सिटी में काफ़ी। डिप्लो क्या होते हैं? डिप्लो होते हैं हमारे स्कल में। स्कल में अगर आप एक सेक्शन लोगे और उसको यहाँ पे देखोगे तो उसमें होता क्या है, ये एक कॉम्पैक्ट बोन है, ठीक है, ये एक कॉम्पैक्ट बोन है और इसके बीच में ये भरी हुई है स्पॉन्जी बोन। बोन्स ही है, ठीक है, स्पेस नहीं है, फ्लूइड नहीं है, बोन्स ही है, लेकिन 2 कॉम्पैक्ट बोन्स के बीच में स्पॉन्जी बोन ऐसे सैंडविच हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डिप्लो। Spongy cancellous bone separating the inner and outer layers of the cortical bone of the skull. Outer cortical layer, inner cortical layer, बीच में क्या है? स्पॉन्जी बोन है, ठीक है। ब्लड सप्लाई ऑफ अ टिपिकल लॉन्ग बोन। इसकी ब्लड सप्लाई मेन हमने देखा नहीं, एक न्यूट्रिएंट आर्टरी आती है, ठीक है, वो अपने एंड्स देगी। यहाँ पे ये देखो, ये हेयर पिन एंड्स आ रहे हैं जो कि मेटाफाइसिस पे हमने पढ़ा था, आ रहे थे, ठीक है। साथ में कुछ पेरिओस्टियल आर्टरीज आती है जो कि पेरिओस्टियम को ब्लड सप्लाई देती है। एपिफाइसियल आर्टरी एपिफाइसिस को सप्लाई करती है ऊपर नीचे दोनों साइड, ठीक है। ग्रोइंग एंड है तो मेटाफाइसिस यहीं पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे हेयर पिन एंड्स आएंगे। मेटाफाइसिस पे क्या आते थे? हेयर पिन एंड्स आते थे, कॉमन साइट ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस होता था, है ना, अभी पढ़ा था। एंड आर्टरीज एंड टाइप्स।
एंड आर्टरीज होती क्या है? एंड आर्टरीज दे डू नॉट एनास्टोमोस विद देयर नीबर्स। एंड आर्टरीज डू नॉट एनास्टोमोस विद देयर नीबर्स, यानी कि एक बार ये देखो, एक तो ये है ब्लड सप्लाई आ रही है बोन में, अगर आपने उसकी ब्लड सप्लाई यहाँ पे रोक दी तो वो बोन में नहीं पहुंचेगा, ठीक है, ब्लड सप्लाई पहुंचेगी ही नहीं। दिस इज एंड आर्टरी। एक कोलैटरल सर्कुलेशन भी होता है, ठीक है। पहले हम एंड आर्टरीज के टाइप्स देख लेते हैं, एनाटॉमिकल एंड आर्टरीज एंड फंक्शनल एंड आर्टरीज। एनाटॉमिकल एंड आर्टरी तो मतलब वो बनी ही ऐसे, उसकी एनाटॉमी, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो किसी और के साथ एनास्टोमोस नहीं कर रही, तो इसलिए इसमें अगर थ्रोम्बोसिस हो गया तो ब्लड नहीं जाएगा। फंक्शनल एंड आर्टरी होती है कि उसमें एनास्टोमोसिस तो है लेकिन उतनी सफिशिएंट नहीं है कि आप टिश्यू डिमांड पूरी कर सको, मतलब थोड़ा बहुत एनास्टोमोसिस है उसका बाकी आर्टरीज के साथ, लेकिन अगर उस आर्टरी में थ्रोम्बोसिस हो गया तो वो एनास्टोमोसिस इतनी ब्लड सप्लाई नहीं दे पाएगा कि वो टिश्यू की डिमांड्स फुलफिल कर पाए, ठीक है। तो टिश्यू तो अब भी डाई करेगा ही, टिश्यू डेथ तो अब भी होनी है फंक्शनल एंड आर्टरी में, भले उसमें एनास्टोमोसिस है लेकिन फिर भी टिश्यू डेथ होनी है, तो काइंड ऑफ एंड आर्टरी ही है, ठीक है। तो इसको हम फंक्शनल एंड आर्टरी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल कोरोनरी आर्टरीज, हमारी हार्ट की जो आर्टरीज हैं, दे आर फंक्शनल एंड आर्टरीज, ठीक है। और एनाटॉमिकल एंड आर्टरीज का एग्जाम्पल है सेरिब्रल आर्टरीज, सेंट्रल ब्रांचेस, ठीक है, जो यहाँ ब्रेन में जाती हैं, वो सेरिब्रल आर्टरीज की सेंट्रल ब्रांचेस, ठीक है। एंड वासा रेक्टा ऑफ मेसेंट्रिक आर्टरीज, ये एग्जाम्पल्स हैं। कोलैटरल सर्कुलेशन होता है, कोलैटरल एनास्टोमोसिस इज वो जो कनेक्शंस हैं और उसमें से जो सर्कुलेशन फ्लो होती है उसको हम कोलैटरल सर्कुलेशन बोलते हैं। और प्री कैपिलरी और पोस्ट कैपिलरी, कैपिलरी के पहले यानी आर्टरीज में या पोस्ट कैपिलरी यानी वेन्स में। और प्री कैपिलरी और पोस्ट कैपिलरी कम्युनिकेशन बिटवीन द नेबरिंग वेसल्स इज कॉल्ड एनास्टोमोसिस। सर्कुलेशन थ्रू द एनास्टोमोसिस इज नोन एज कोलैटरल सर्कुलेशन। इसके 3 टाइप्स होते हैं, या तो आर्टेरियल है, मतलब 2 आर्टरीज के बीच में कनेक्शन है, या वेनस है, 2 वेन्स के बीच में कनेक्शन है, या आर्टरी और वेनस है, आर्टरी और वेन के बीच में कनेक्शन है, ठीक है, वो भी पॉसिबल है, उसको हम शंट भी कहते हैं, ठीक है। ये आर्टरी और वेनस वाले को शंट भी कहते हैं। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, ये ब्लड सप्लाई जा रही है ना, और ये वाली ब्लड सप्लाई जा रही है। मान लो हमने इस आर्टरी, ये जो इस वाली बोन को सप्लाई कर रही थी, इस आर्टरी में हमने यहाँ पे लाइगेचर कर दिया, उसको बांध दिया, उसका ब्लड फ्लो रोक दिया, तो अकॉर्डिंग टू एंड आर्टरी तो ये वाली टिश्यू की डेथ हो जानी चाहिए थी, लेकिन होती नहीं है। क्यों? क्योंकि इस आर्टरी से यहाँ पे एक कोलैटरल सर्कुलेशन जारी है, तो जब यहाँ से ब्लड फ्लो बंद हुआ तो क्या हुआ, इस आर्टरी से ये सर्कुलेशन गई एंड बोन को अभी भी ब्लड सप्लाई मिल रही है, बोन डेथ नहीं हो रही, ठीक है। तो कोलैटरल सर्कुलेशन इज वेरी हेल्पफुल इन आवर बॉडी। इसके बाद है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड सब टाइप्स विद एग्जाम्पल्स। जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड आर्टिकुलेटिंग बोन्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, फाइब्रस जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स के फर्दर 3 टाइप्स हैं, सूचर्स, सिंडेस्मोसिस, गोम्फोसिस। ये जो ये जॉइंट्स वाली पूरी जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए जनरल एनाटॉमी पढ़ रहे हो, जो कि जनरली लोग छोड़ देते हैं, बट एक क्वेश्चन तो आता ही है जनरल का, तो इसलिए अगर पढ़ रहे हो तो ये वाला क्वेश्चन तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट्स, इसके 3 टाइप्स हैं, सूचर्स, सिंडेस्मोसिस एंड गोम्फोसिस। सूचर्स होते हैं हमारे स्कल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्लेन, सिरेट, डेंटिकुलेट, स्क्वामस, शिंडाइलिसिस। प्लेन का एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, ठीक है, सिरेट, डेंटिकुलेट एंड स्क्वामस, ठीक है। शिंडाइलिसिस ये जो है रोस्ट्रम ऑफ स्फेनॉइड और एला ऑफ वोमर के बीच में मिलता है, एक ही जगह मिलता है शिंडाइलिसिस, रोस्ट्रम ऑफ स्फेनॉइड एंड एला ऑफ वोमर। सिंडेस्मोसिस के एग्जाम्पल्स हैं इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट, इंटरऑशियस डायलोकैल्केनियस लिगामेंट, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सैक्रोइलियक जॉइंट एक्सेट्रा। गोम्फोसिस होता है टूथ टू सॉकेट वाला जो जॉइंट है, जो हमारे दांत सॉकेट से जॉइंट है, तो उस जॉइंट को कहते हैं गोम्फोसिस। इट इज ऑल्सो नोन एज डेंटो एल्वेओलर सिंडेस्मोसिस, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट्स के बहुत सारे
क्लासिफिकेशंस हैं, प्लेन साइनोवियल, हिंज साइनोवियल, एलिप्सॉइड, पिवट जॉइंट, सैडल जॉइंट, कॉन्डाइलर जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो इन सब के यहाँ पे एग्जाम्पल्स मेंशन्ड है, एक बार देख लेना। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, स्फेरॉइडल, ठीक है, शोल्डर जॉइंट इसका एग्जाम्पल है, और हिप जॉइंट, टीसीएन जॉइंट, इंक्यूडोस्टेपीडियल जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट के सारे एग्जाम्पल्स याद हो तो बेस्ट है, ठीक है, कर लेना। टीसीएन जॉइंट होता है टैलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट, जो कि हमारे फुट में प्रेजेंट होता है, टैलस, कैल्केनिया और नेविकुलर बोन के बीच में। कॉन्डाइलर जॉइंट के एग्जाम्पल्स हैं नी जॉइंट और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, टेम्पोरल और मैंडिबुलर बोन्स के बीच में। सैडल जॉइंट का मेन एग्जाम्पल है फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल, यानी कि ये थंब वाला जो जॉइंट है, ठीक है, और स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। और एलिप्स वैसे तो ये फीमर और पटेला भी आता है, मेन ये दोनों है। पिवट में सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट्स एंड मीडियन एटलांटो एक्सियल जॉइंट, यानी एक तो नेक में प्रेजेंट होगा यहाँ पे मीडियन एटलांटो एक्सियल जॉइंट, और एक सुपीरियर इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट जो रेडियस और अल्ना के बीच में जॉइंट है, जो कि सुपिनेशन प्रोनेशन करवाते हैं, उनमें पिवट जॉइंट होता है। हिंज में एल्बो एंकल जॉइंट वगैरह हिंज जॉइंट्स हैं, ठीक है। इंटरफैलेंजियल फिंगर्स के ये जो 3 फैलेंजेस हैं, इनके बीच में जो जॉइंट्स है हिंज जॉइंट्स होते हैं। देन प्लेन के एग्जांपल्स हैं इंटरकार्पल, इंटरडार्सल, ठीक है, और एक्रोमियोक्लाविकुलर, ये इंपॉर्टेंट है एक्रोमियोक्लाविकुलर। कार्टिलेजिनस जॉइंट, प्राइमरी और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस होते हैं। प्राइमरी सिनकॉन्ड्रोसिस भी कहते हैं उसको, सेकेंडरी को सिम्फिसिस या एम्फीआर्थ्रोसिस भी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी में हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और सेकेंडरी में फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। प्राइमरी जॉइंट के एग्जांपल्स हैं बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस, स्फीनो-ऑक्सिपिटल जॉइंट, फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट, कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट एंड जिफीस्टर्नल जॉइंट, ठीक है। सेकेंडरी के एग्जांपल्स हैं प्यूबिक सिम्फिसिस, मैन्यूब्रियोस्टर्नल जॉइंट, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स, और एक चीज सिम्फिसिस मेंटी जो है इट इज नॉट अ सेकेंडरी जॉइंट। सिम्फिसिस मेंटी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि 2 मैंडिबल्स के बीच में एक फ्यूजन पॉइंट होता है, ये सिम्फिसिस मेंटी। इसको क्योंकि नाम में सिम्फिसिस आता है, और प्यूबिक सिम्फिसिस वगैरह, सिम्फिसिस सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट था, है ना, तो हर कोई सोचता है सिम्फिसिस मेंटी इज अ सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, बट इट इज नॉट अ सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है, ये एक मिसनॉमर है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सिनआर्थ्रोसिस, डायआर्थ्रोसिस, एम्फीआर्थ्रोसिस। सिनआर्थ्रोसिस का मतलब है बिल्कुल इमूवेबल है, वो जॉइंट बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। एग्जाम्पल सूचर्स, स्कल में यहाँ पे जो सूचर्स प्रेजेंट है क्या वो कभी मूव करता है? सिनआर्थ्रोसिस का एग्जाम्पल है। डायआर्थ्रोसिस है फ्रीली मूव कर रहा होगा, ठीक है, एग्जाम्पल साइनोवियल जॉइंट। एम्फीआर्थ्रोसिस है स्लाइटली मूवेबल है, मतलब एम्फीआर्थ्रोसिस इस बीच में, सिनआर्थ्रोसिस और डायआर्थ्रोसिस के बीच में, तो मूव करेगा लेकिन थोड़ा मूव करेगा, आप उसको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता वो। एग्जाम्पल सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स, ठीक है, सिंपल जॉइंट में सिर्फ 2 बोन्स आर्टिकुलेट करेंगे, एग्जाम्पल इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स। कंपाउंड जॉइंट होता है जिसमें 2 से ज्यादा बोन्स आर्टिकुलेट करेंगे इन 1 कैप्सूल, एक ही जॉइंट कैप्सूल है लेकिन 2 से ज्यादा बोन्स है उसके अंदर, एग्जाम्पल एल्बो रिस्ट जॉइंट। कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट होती है उसमें, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जॉइंट का एग्जाम्पल देखो, एक तो स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट है और एक टीएम जॉइंट है। अब ये इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क का क्या मतलब है? देखो, ये हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट दिखाया हुआ है, ये, और दिस इज मैंडिबल का एक हेड, ठीक है, ये मैंडिबल है, कलर दूसरा लेते हैं, और ये मैंडिबल है, इसके बीच में ये पूरा एक जॉइंट कैप्सूल प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बीच में ये एक डिस्क है, दिस इज आर्टिकुलर डिस्क, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है किसी भी जॉइंट को, ठीक है। तो ऊपर वाला जो पार्ट जो है वो एक मूवमेंट करवा रहा होगा और नीचे वाला थोड़ा दूसरा कुछ मूवमेंट करवा रहा होगा सेम जॉइंट का। तो दीज काइंड ऑफ जॉइंट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स, ठीक है, जिनमें इस तरह की आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट होती है, ठीक है।
नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज मॉडिफिकेशंस ऑफ डीप फेशिया। तो अभी हमने पहले 2 मॉडिफिकेशंस अभी पढ़े थे, एपोन्यूरोसिस एंड रैफिड, ठीक है। बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं डीप फेशिया के, ये कुछ ही दिए हुए हैं, और भी होते हैं जो कि थोड़े कम इम्पोर्टेंट है, तो नहीं लिखे यहाँ पे। देखते हैं इंटरमस्कुलर सेप्टा, 2 मसल्स के बीच में एक सेप्टा प्रेजेंट काइंड ऑफ होता है। लैटरल इंटरमस्कुलर मसल्स नहीं, सेट ऑफ मसल्स बोल सकते हैं, ठीक है। एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, ये एक मसल के कवरिंग्स हैं, है ना। एपीन्यूरियम, पेरीन्यूरियम, एंडोन्यूरियम एक न्यूरॉन की कवरिंग्स हैं। शीथ अराउंड लार्ज आर्टरीज, एग्जाम्पल फीमोरल शीथ, ये फीमोरल शीथ का डायग्राम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फीमोरल शीथ में क्या क्या चीज़ें इनक्लोज होती है, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, और एक लिम्फ नोड होता है विच इज कॉल्ड लिम्फ नोड ऑफ रोजेनमुलर, ठीक है। ये इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है, आप अपर एंड ऑफ थाई समझ सकते हो, वहाँ पे फीमोरल शीथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। कैप्सूल्स, साइनोवियल मेम्ब्रेन्स एंड बर्सा, टेंडन शीथ, पामर एंड प्लांटर एपोन्यूरोसिस, इंटरऑशियस मेम्ब्रेन, स्लीव अराउंड लोअर लिम्ब मसल्स, ठीक है। जैसे फेशियल आटा, फेशियल आटा क्या होता है, डीप फेशिया ऑफ थाई इज कॉल्ड फेशियल आटा, क्रूरा एक्सेट्रा, और रेटिना गिला, ये सब मॉडिफिकेशंस ऑफ डीप फेशिया ही है, यानी ये सब डीप फेशिया ही है बट किसी और फॉर्म में प्रेजेंट।